मॉर्निंग। न्यू बैच? तुम तो पुराने हो, है नहीं? ओके। अच्छा, तब डेमो के लिए आए थे। ओके, मुझे लगा तुम भी क्लास लगा रहे थे उस टाइम। हाँ, बाकी सब न्यू है। परसुइंग स्टूडेंट्स और कंप्लीटेड द लॉ। यस, ऑनलाइन। खुश गुलाटी, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ जी। एनीवन हु इज परसुइंग लॉ? आप भी लॉ परस्यू कर रहे हैं? हाँ, तेरा तो पता है हमें। ओके, बाकी सबने लॉ कर ली? ठीक है, थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन ले लें। लॉ कहाँ कहाँ से किया आप लोगों ने? बैठ के आराम से। लुधियाना, मोहाली, ओके, सोलन, हाँ जी, संगरूर, हिमाचल, सरी, पुणे, ओके, फ्रॉम पुणे एंड योर, ओके, हाँ जी। आप कहाँ से परस्यू कर रहे हो? ऊना, हाँ जी। I've seen you somewhere, that is why your face was very resembling. हाँ जी। हाँ, ओके जी। हिमाचल, majority of you are from Himachal, हैं? Either basically from Himachal or either you have done your law from there. हाँ जी। अच्छा, अपनी सी यू, अपनी सी यू, ठीक है। जलंधर, हाँ जी। ओके, ओके। बड़ैल, भिवानी। आपका किस तरफ है ये कॉलेज? अच्छा, भिवानी से की। हाँ जी, पटियाला, रोहतक, एमडीयू, ये तो जानते हैं हम। हाँ जी। ये लॉ कहाँ से किया? रोपड़। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम पंजाब स्टेट? ओके, हरियाणा, हिमाचल, ठीक है। कौन कौन सी जुडिशरी में इंक्लाइंड हो, पहले मुझे ये बताओ। गुड मॉर्निंग। विच स्टेट? जज बनना है, इसीलिए आए हो? ठीक है, तो जज बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? ओरिएंटेशन है ना, सब कुछ दूंगी, बताऊंगी, सीपीसी भी शुरू कराएंगे, इंट्रोडक्शन भी दूंगी। पहले इंट्रोडक्शन ये तो पूछ लूं कि आपका फोकस किस तरफ है जरा। क्या करना पड़ता है जज बनने के लिए? पढ़ना पड़ता है? और क्या करना पड़ता है पढ़ने के अलावा? कैसे पढ़ना पड़ता है, चलो, कैसे पढ़ना पड़ता है? डेडिकेशन से और मोटिवेशन से। कंसिस्टेंसी, वेरी गुड। हाँ जी, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, एनीथिंग एल्स? सेक्रीफाइस? व्हाट काइंड ऑफ सेक्रीफाइस? मूवीज और वेब सीरीज का सेक्रीफाइस, क्या बात है। दैट इज हैट्स ऑफ टू यू पीपल कि आप वो सेक्रीफाइस करोगे हैं। और डिसिप्लिन, यस, वेरी राइट। चलो, साथ में गाइडेंस भी तो चाहिए होती होगी ना, है ना? तभी आए हो आप लोग यहाँ पे। गाइडेंस के बिना कौन सी बुक्स पढ़ोगे? बैरक्स, बैरक्स पता है क्या होते हैं? चलो ये बताओ आज मुझे, कभी नहीं पूछा मैंने ऐसे क्वेश्चंस ना। व्हाट आर द बैरक्स? काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स, ओके। व्हाट एल्स? आर दीज exactly the short notes or kind of short notes, or they are providing you the law, the basic guidelines or the legislative provisions, है ना? लेजिस्लेटिव प्रोविजंस
Can you go beyond the bare acts? No? Yes? How? इनहेरेंट पावर्स ऑफ दी कोर्ट्स, अभी वो भी डिस्कस करेंगे इनहेरेंट पावर्स क्या होती हैं। क्या हमारा जो लॉ है या जो ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, ये सारा का सारा आपका जो भी आपके लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, क्या ये बाउंड बाय द लेजिस्लेटिव सिस्टम है, और कैन दे चेंज द लॉ विच हैज ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड? दे कैन अमेंड। क्या सिर्फ अमेंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस करता है कि आपका जुडिशरी भी करता है? कभी देखा है जुडिशरी को अमेंड करते हुए? कैसे, बताइए। Where the judiciary has amended the law? Any example? Only in CPC? Maybe in constitution. They may evolve the law, but they cannot change the law. They can issue the guidelines for that, because the encroachment upon the legislature is not the duty of the judiciary. There are three organs of the government. What are their functions? How many? There are three organs. Name them. Judiciary. ठीक है. What is the function of legislative? And executive? And judiciary? Now tell me the literal meaning of to make laws, to interpret laws, and to implement the laws. देखो, इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे। पहले की ओरिएंटेशन में हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ाया, आपको स्टेजेस बताई कि आपका पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, वो सबको पता है आज के टाइम पे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पढ़ना कैसे है वो हम बता देंगे आपको, वो आप उस मैनर में पढ़ोगे, ठीक है। जजमेंट पे मेरा हमेशा एम्फेसाइज रहता है दैट एवरी टाइम वंस अ वीक एटलीस्ट यू शुड कंप्लीट वन जजमेंट। इफ यू आर नॉट रीडिंग द जजमेंट यू विल नॉट एबल टू लर्न द लॉ लैंग्वेज एंड देयर बाय यू विल फ्लंक इन योर मेंस। अगर मेंस में नंबर नहीं आए और मेंस में अच्छे रैंक नहीं आया तो आपका इंटरव्यू नहीं निकलेगा। जज तो तब बनोगे ना जब तीनों स्टेजेस निकलेंगे। तीनों स्टेजेस में से एक निकाल लोगे या दो निकाल लोगे, इससे कोई फायदा नहीं है आप लोगों को जब तक आप तीनों स्टेजेस निकाल के जज नहीं बन जाते। और उसके लिए जजमेंट पढ़ना इज मैंडेटरी for you since the beginning, the moment you have your first class, whatever subjects are being started, उन सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपनी एक लेटेस्ट जजमेंट को या लैंडमार्क जजमेंट जो भी कोई टीचर डिस्कस करता है वो कोशिश करो पढ़ो। एंड डू नॉट रिलाई अपॉन इंडिया कानून विच इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट। तो ये तो मुझे पसंद नहीं है, आपको पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हो उसमें, ठीक है। अब आ जाओ, मेकिंग लॉज का क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेक लॉज? हम्म 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 हम्म। So they are prescribing the law, laying down certain guidelines in the form of the enactments, and which has a sanction behind the law, है ना? Command of the sovereign है। किसकी डेफिनेशन है ये? जूरिस में किसकी डेफिनेशन? ऑस्टिन की डेफिनेशन है ये, ठीक है। अब आ जाओ इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट डू यू थिंक कि एग्जीक्यूटिव क्या अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है लॉज को? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्प्लीमेंटेशन? वो तो बच्चे लिख दिया, वो तो लिख दिया डेट ऑफ एनफोर्समेंट बाय द लेजिस्लेचर दैट ऑन दिस डेट इट विल कम इनटू फोर्स, ऑन दिस डेट इट हैज रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। दैट हैज बीन रिटन कंप्लीटली। तुम्हारे ऊपर लगा के बताऊं? हाँ जी बच्चे। अटेंडेंस दे दो इधर।
अब तुम्हारे ऊपर लेके दिखाते हैं। आज मैंने कोई क्लास पढ़ाई, दैट में बी मेकिंग द लॉज, नई चीज पढ़ना तो तुम्हें है ना, रिवाइज तुम्हें करना है, दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन इज ऑन योर पार्ट। उसमें से इंटरप्रेट क्या करोगे, मे बी यू मे इनहांस इट। आपके पास अभी टाइम है, आप और सारी चीजें बुक्स को रेफर कर सकते हो, किसी और चीज को रेफर कर सकते हो, और उस बेसिस पे आप उसको एनहांस कर पाओगे, तो वहां पे इंटरप्रिटेशन ज्यादा अच्छी हो सकती है। मैंने बोला ये एक सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, जो एग्जॉस्टिव है या नहीं है उसके ऊपर डिस्कशन है। सपोजिंगली मैंने आपको वो पढ़ा दिया, आपने वो पढ़ा जो मैंने पढ़ाया, आपको एक दो जजमेंट रेफर करी, आपने उस जजमेंट्स को भी पढ़ा, एंड देन यू इंटरप्रेटेड एंड कम टू द कंक्लूजन दैट यस दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। तो क्या है, ये तीनों स्टेजेस आ गई आपके यहाँ पे। वी हैव टॉट यू, दैट मीन्स वी हैव मेड अ लॉ। इम्प्लीमेंटेशन इज अप टू योर पॉइंट कि कैसे आप उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करोगे, उसको पढ़ोगे, एंड इंटरप्रेट मीन्स आप अपनी नॉलेज कैसे उसके ऊपर एनहांस करके लगाओगे। Normally, implementation of the executive is the active participation, rather the active awareness of the people. कोई भी स्कीम्स बनती हैं बच्चे, जो आपकी पीएम की स्कीम्स हुई थी, पीएम केयर फंड है, आपका आरटीआई है, इन लॉज की नॉलेज आपको कहाँ से पता चलती है? By way of an advertisement, whatever the corona pandemic that was going on, quarantine rule, ये सब कहाँ से आता है? इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ड्यूटी किसकी है? एग्जीक्यूटिव की है। तो उसके लिए उनको अवेयरनेस कराना जरूरी है। आप चाहे अवेयरनेस कराओ आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू की स्कीम से, चाहे आप टीवी रेडियो किसी भी मीडिया की कम्युनिकेशन से आप उसको इम्प्लीमेंट कराते हो, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देन जुडिशरी की क्या ड्यूटी है कि लॉ लेट डाउन कर दिया है, अगर लॉ में एम्बिगुइटी नहीं है तो हम लॉ के हिसाब से चलेंगे। अगर लॉ में कहीं पे भी एम्बिगुइटी है, कहीं पे कोई चीज क्लियर नहीं है, तो फिर वो अपनी प्रूडेंस लगाएंगे, जिसमें आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने वो पढ़ा होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एक सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर आपने कितनी सारी डॉक्ट्रिन्स पढ़ी थी, लिटरल इंटरप्रिटेशन, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, लिबरल इंटरप्रिटेशन थी, एंड पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। हिडन रूल याद है किसी को? मिसचीफ रूल, हिडन रूल पढ़ा था कभी? क्या है? हाँ, मतलब व्हाट वाज द मिसचीफ, वी हैव टू रिमूव इट, एंड देन वी हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट इंटरप्रिटेशन पॉसिबल। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है जो हम ऐसे लिंक कर रहे हैं? लिंकेज इन द सेंस, आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग टुडे, इट्स जस्ट दैट वी विल बी गिविंग यू एन आइडिया कि आपको पढ़ना कैसे। अगर एक वर्ड हमने बोला है, उसकी इंटरलिंकेज देखो कितने सारे लॉज में, और उसकी इंटरलिंकेज के हिसाब से आप उसको डिसाइड कर पाओगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ सीपीसी नहीं पढ़ना है, उसके साथ बहुत और सारे सब्जेक्ट जो इंटरलिंक्ड है वो भी पढ़ने हैं। क्लियर? आ रहा है समझ में? कोई लैंग्वेज बैरियर या स्पीड इशू आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। I may not be well versed with Punjabi, but yes, I can try to speak, provided you will not laugh on it. ठीक है, तब मैं बोल सकती हूँ, अदरवाइज हिंदी एंड इंग्लिश मिक्सचर। भूल जाऊं तो बता भी दिया करो, स्पीड ज्यादा हो जाए तो भी बता दो। ठीक है, यू हैव अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हियर इन द क्लास, यू कैन स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू, द रिस्ट्रिक्शन इज अपॉन मी टू पुट अपॉन यू। ठीक है, तो वो मैं डाल दूंगी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, है ना अंजू? Since the beginning, when I was teaching constitution to them, I taught them कि भाई 19(1)(a is freedom of speech and expression. You say whatever you want to say. ठीक है, I can judge from their expressions also. एक बॉन्ड हो जाता है ना, धीरे धीरे डेवलप होता है, तो वो मैं जान भी जाती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पे मैं अपने आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दूंगी, मुझे 19(2) में जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, मैं खुद रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए काबिल हूँ, है ना? तो आप लोग क्या है अभी के लिए? लर्नर्स? जेएमआईसी बनना है? और सिविल जज बनना है? जेएमआईसी बनना है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन बनना है? चलो बताओ, बताओ। अपने सीयू वाले बताएंगे। हाँ, कुछ भी बना दो, जो बना दें हम। ठीक है, जेएमआईसी या सिविल जज जूनियर डिवीजन है? सीजेएम बना दें? सीजेएम बना दें कि एडीजे और हाई कोर्ट का जज सीधा एलिवेट कर दे तुम्हें? बताओ, क्या बनना मैडम आपको? जज बना दें बस, चाहे वो जेएमआईसी हो चाहे सिविल जज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, एक ही चीज है। ठीक है, आप लोगों को जस्ट टेस्ट कर रही थी मैं, एक ही चीज है।
JMIC is for criminal and civil judge junior division is for civil. It is one and the same. ठीक है, आप जज ही बनोगे, जज की दोनों डेजिग्नेशंस भी लोगे, JMIC भी लोगे और सिविल जज जूनियर डिवीजन भी लोगे. वो तो आपको जस्ट आई वाज पुलिंग अप योर लेग्स कि चलो, पता था वैसे ही आपको, बोले क्यों नहीं फिर? अभी तो बोला मैंने, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यहाँ पे क्लास थोड़ी लाइटर मोड पे है आज, तो आप आराम से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कोई चीज. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, कुछ क्वेरीज हैं आपको रिलेटेड टू लॉ प्रोफेशन, रिलेटेड टू जुडिशरी, एंड व्हाई यू ऑप्टेड इट? कितना फैसिनेटिंग प्रोफेशन है ये. हम्म. पीछे बैकग्राउंड है, किन किन का पीछे बैकग्राउंड है, लाइक पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, लॉयर्स? बस 2 जने, 3 4, बस? बाकी सब पहले पहले वकील हो गया घर के, फर्स्ट जनरेशन है, पहले वाले वकील. क्या बात है, क्या बात है. मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने एंट्रेंस किसी और चीज का दिया, वो क्लियर नहीं हुआ और उसके बाद चलो लॉ में एंट्री कर लो? किसके साथ ऐसा हुआ? चलो, सर हंस रहे हैं बहुत, है ना? ऐसा हुआ है कुछ पीछे? रोहतक वाले सर, यही करना था? हाँ भाई, भिवानी वाले दोनों, यही करना था? श्योर? पता है कितना स्ट्रगलिंग प्रोफेशन है, कितना. डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, भाग मत जाना, ठीक है. टेलिंग यू द रियलिटीज बिकॉज यू हैव टू फेस इट. हाँ जी, देखो सिंपल सा लॉजिक है इस चीज का, आज ही सुन लो, बहुत क्लियर है. अगर मेहनत करोगे, ठीक है, परसिवरेंस रखोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, तो पेपर निकलेगा. लेकिन अगर आप ये सोचो कि अभी हम कॉलेज की लाइफ में से ही बाहर नहीं निकले हैं और कोचिंग भी 1 साल बर्बाद ही करनी है, आज किसी का लगा लिया, लगा तो मन किया लेक्चर. अभी तो देखो तुम्हें दिख रहा है ना बैच, 1 डेढ़ महीने के बाद बैच में से 4 5 बच्चे रह जाएंगे जो बहुत सीरियस हैं, बाकी सब गायब हैं. तुम आपस में एक दूसरे की शक्लें देख लो, ठीक है, उसमें से कोई बच्चा नहीं मिलेगा दूसरे को ज्यादा. होता क्या है, नए नए चंडीगढ़ आए हो, घूमना भी है, चंडीगढ़ में बहुत कुछ है घूमने के लिए. फिर नाइट लाइफ नहीं देखी लोगों ने, नाइट लाइफ भी देखनी है, वो भी मस्ती करनी है. उसके बाद सुबह कहाँ उठना है पता नहीं चलना, कौन सी संगत, कौन सी कंपनी में गए हो, यू डोंट नो, है ना. इस चीज को अवॉइड कर देना इफ यू हैव अ गोल टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर. हाँ, अगर पैसे वेस्ट करने हैं पेरेंट्स के और ऐसी ही मस्ती करनी है जिंदगी भर और बाद में जाके सेटल ही होना है बाय दिस वे और दैट वे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपनी मस्ती करो, फिर यहाँ पे आने की भी जरूरत नहीं. ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं आप लोगों के लिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. कुछ टिप्स हैं जो देना चाहेंगे हम, इनको भी दी थी, कुछ ने तो अडॉप्ट कर ली, कुछ ने अडॉप्ट नहीं करी. पहली चीज, कोशिश करना रफ और फेयर रजिस्टर्स मत रखना. यहीं पे फेयर रजिस्टर होगा आपका, जो भी रजिस्टर होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रजिस्टर्स बनेंगे. यू ऑल नो, कुछ माइनर लॉज हैं, कुछ मेजर लॉज हैं. मेजर लॉ के बड़े रजिस्टर्स रखना, माइनर लॉ के छोटे वाले रजिस्टर्स रखना, मे बी 100 और 200 पेजेस. और मेजर लॉज के अगर मैंने गलती से पढ़ाए तो मान के चलो 500 पेज रखना, 400 500 पेज, ठीक है. उसके अलावा आपके दूसरे जितने भी हैं सब्जेक्ट्स, वो आपने लगाने हैं. जजमेंट्स की हैबिट आप लोगों के ऊपर होनी चाहिए कि आपने हफ्ते में एक जजमेंट, अभी क्योंकि आप फ्रेशर्स हो, धीरे धीरे हफ्ते में 2 जजमेंट्स. फिर जैसे ही आपका एक माइंड सेट बन जाएगा कि हाँ जी जजमेंट्स पढ़ने में मजा आ रहा है, तो कम से कम जो जजमेंट्स हैं वो हर दूसरे दिन ऑल्टरनेट्स आपकी जजमेंट्स बदलनी चाहिए. आप ये मत सोचना कि मैम 400 पेज, 28 पेज, 30 पेज की जजमेंट्स हम पढ़ेंगे कैसे. वो हम बता देंगे आपको पढ़नी कैसे है. सारी जजमेंट नहीं पढ़नी होती बच्चे, 300 पेज की भी जजमेंट आपको 10 पेज में कंसाइज हो सकती है, 15 पेज में कंसाइज हो सकती है आपको, लेकिन उतना तो पढ़ना पड़ेगा. एक जजमेंट का एक रजिस्टर अलग से बना लेना. जिसके पास कोई सब्सक्रिप्शन है, जैसे लीगेसी आप लोग बोल रहे हैं, तो आपके पास तो जर्नल्स होंगे पीछे, उन जर्नल्स को उठाओ डेली बेसिस पे, सिविल और क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट के ओनली अभी के लिए, नॉट फॉर द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स. जब आप तैयारी करोगे जिस स्टेट की, देन यू हैव टू फॉलो the respective high court judgment, but before that read all the supreme court judgments of 2023 so far. अभी अगस्त चल रहा है आपका, जनवरी से लेके जुलाई तक की आपकी सारी 2023 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स which is relevant for your judiciary, for your subjects,
लाइक वे सीआरपीसी पे आई है बहुत अच्छी जजमेंट्स, सीपीसी पे आई है, एविडेंस पे आई है, ऐसी जजमेंट्स आपने लिखनी है जो आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में सब्जेक्ट्स नहीं है उसके ऊपर फोकस नहीं करना। सेकंड, जिस जिस स्टेट के लिए आप लोग इनक्लाइंड हैं, मेक अ लिस्ट एंड ऑफ दैट स्टेट्स, जॉट डाउन द सिलेबस ऑफ दैट स्टेट, एडिशनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं उसको लिखो अलग से, और उसके बाद उसमें से अपना टिक करते चले जाओ जो जो सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। Take one good book of MCQs. Either you may go in for Vinay Kumar Gupta, that is your universal publication. You may go for सिंगल पब्लिकेशन, सिंघाल पब्लिकेशन 10 ईयर पेपर्स। आप ये दो पेपर्स में से कोई भी पेपर अभी के लिए जो इजी लगती है एमसीक्यूज की, एक बुक अभी से खरीद लोगे। उसको जो जो सब्जेक्ट्स आपके होते चले जा रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, आपके पास नोट्स बन चुके हैं, आपके पास बेयर एक्ट है, दोनों को पहले पढ़ोगे अच्छे से खत्म होने के बाद यहाँ से सिलेबस, और उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे। जहां पे अटकोगे राउंड ऑफ दैट एमसीक्यू, टेक द हेल्प ऑफ द बेयर एक्ट एंड देन रिवाइज इट अगेन। उसको मार्क मत करना अभी, क्योंकि वो बाद में आपको समझ में आएगा कि वो चीज आप जहां अटक रहे थे वो बाद में यहाँ रिटेन हो जाएगी। एक बुक की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इज मैंडेटरी फॉर यू द मोमेंट योर सिलेबस इज ओवर ऑफ एनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स। जहां पे मिड हो जाता है, जैसे कई सब्जेक्ट्स हैं जो बड़े हैं, अब कहोगे कि मैम वो तो 6 महीने ले रहे हैं, 6 महीने तक नहीं प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो। आपकी आई थिंक अशोक कुमार जैन की एक बुक है, या और भी बुक्स हैं, आप जाओगे ना कहीं पे भी टॉपिक वाइज भी है वहां पे एमसीक्यूज, आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज चूज करो और टॉपिक वाइज ही उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। आई डू नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बुक, बट दे हैव दैट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ऑल्सो। ठीक है, सर्च करो बेयर एक्ट्स। जब भी कोई टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, यू मस्ट कैरी द बेयर एक्ट्स विद योरसेल्फ। डू नॉट गो इन फॉर द ऑनलाइन बेयर एक्ट्स। If you're going for the online bare acts, that means you're not writing anything on a bare act. Do as many things and write as many things on the bare act, because वो आपको help करेगा बाद में जब टीचर कोई bare act पे लिखवा रहा है, अंडरलाइन करा रहा है। साथ के साथ आप अपनी नोटबुक्स में बना लो, बट कोशिश करो जो चीज हमने पीटी या मेंस या इंटरव्यू के लिए बताई है, पीटी के लिए कम से कम वो आप bare acts पे ही लिखोगे। Don't think that your bare acts are getting dirty, rather it is getting more valued, क्योंकि वो आपके bare acts हो जाएंगे, आपकी मोनोपोली है उसके ऊपर। ठीक है, तो bare acts जो जो सब्जेक्ट्स जो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके आपके पास होने चाहिए। एंड यू मस्ट हैव 2-3 कलर्ड पेन्स सो दैट हेडिंग अलग से दो, और उसके बाद हैंड राइटिंग। मेक श्योर यू टेक ओनली दैट पेन जो आप मेन्स में लिखोगे, आइदर इट कैन बी अ बॉल पेन और इट कैन बी अ वाटर प्रूफ जेल पेन। वाटर प्रूफ जेल पेन आज से हैबिट डाल लेना, वही पेन लेना है जो आप मेंस आंसर राइटिंग में लिखोगे, ताकि आपकी स्पीड राइटिंग इश्यूज में दिक्कत ना है। दोज हु हैव बैड हैंड राइटिंग, try to improve that handwriting. You have total 1.5 year of period here to improve the handwriting. ऐसा कुछ नहीं है जो आप improve नहीं कर सकते। और जिसकी handwriting बहुत बुरी है और वो improvement नहीं करना चाह रहा है, make it a habit of drawing the flow charts, क्योंकि flow charts will fetch marks for you people for the mains point of view. ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको बीच बीच में भी बताते चले जाएंगे हम, और ऐसे आपको ये पता होना चाहिए कि आपने बनाना कैसे कैसे। ठीक है, अगर हैंड राइटिंग गंदी है तो प्लीज कोशिश कीजिए आज से ही उसको इम्प्रूव करने की, क्योंकि अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका इस बार भी पंजाब नहीं निकला है, दे ऑलवेज राइट मेंस, ऑलवेज, इट्स बीन आई थिंक मोर देन 3-4 years consistently they are writing the mains of every state, but they could not qualify. The reason is handwriting only. तो अब आप सोच लो आपको करना क्या। दे आर स्ट्रेस्ड आउट लाइक एनीथिंग, और उनको देख के ऐसा लगता है कि दे आर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स, बट बिकॉज हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है वहीं पे मार खा जाता है। तो अपनी हैंड राइटिंग को सुधारिए, वो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप नहीं सुधारोगे तो आपका मेंस रह जाएगा हर बार। एग्जामिनर के पास 500 पेपर हैं, 1500 पेपर, उसमें से उसको 50 निकालने हैं सिर्फ, और वो 50 में 500 में से 50 की क्यों 100 की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी। तो तुम मान के चलो पहला तो तुम्हारा नेगेटिव ट्रेट वहीं खत्म हो गया कि हैंड राइटिंग गंदी है तो नहीं निकलेगा पेपर। ठीक है, so handwriting must be a good handwriting. I am not discouraging you people, I am just motivating you to improve the handwriting and the writing skills so that in the first go you can qualify your mains. अगर वो कर लिया आपने तो इंटरव्यू में दिक्कत नहीं आती है बच्चों, बिकॉज इंटरव्यू में आपको सिर्फ आपकी पर्सनालिटी बेसिस पे जज किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लॉ की बेसिक अवेयरनेस एंड लीगल टॉपिक्स,
अभी से कोशिश ये करना, इंग्लिश लगे या ना लगे, जो भी स्टेट्स की आपने देनी है, पंजाब है तो पंजाबी, हरियाणा है तो हिंदी, कुछ कोशिश करना। जब आपको टाइम लगे कि आज मुझे लॉ पढ़ने का मन नहीं है, आइसोलेशन हो रही है या बहुत सेचुरेशन हो रही है, तब आप इंग्लिश ले लो, कोई भी बुक आपकी, इकबाल सिंह की बुक आती है एक इंग्लिश की, मैम भी बताएंगे आपको, वो बुक ले लो, उसके एसेस पढ़ने शुरू कर दो। जैसे लीगल टॉपिक्स आजकल इतने हाइप पे हैं, यूसीसी इज इन हाइप, एंड योर मैरिटल रेप, सेडिशन लॉज, इन सब के ऊपर जो है आप वो बनाने शुरू कर दो एसेज। एसेज में पॉइंटर्स लिखो जरा, आगे आप एक्सपैंड कर सकते हो, या नेट पे देखो, बुक्स की हेल्प लो, अपना एक ऐसे बहुत अच्छे से तैयार कर लो, ड्राफ्ट कर लो, उसको लिखो। लिखने के बाद आप ये देखो कि इसमें क्या क्या आपको समझ में आ रहा है, वो करो। अपनी नोटबुक अलग से बनाओ, राइटिंग ऐसे ऐसे राइटिंग की भी, एंड देन यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। लीव वन शीट आफ्टर राइटिंग एवरी ऐसे, एक शीट को छोड़ते चले जाओ कि जब भी आपको कोई एडिशनल पॉइंट्स लगे, क्योंकि 1-1.5 साल बाद बच्चे आप एलिजिबल होंगे प्रोबेबली, जो परस्यू कर रहे हैं, और जिन्होंने मेहनत करके पेपर देना है तो वो भी कम से कम 3-4 महीने उनको अभी लगेंगे, तो हो सकता है 3-4 महीने में यूसीसी के ऊपर कुछ और आ जाए, तो लीव दैट शीट सो दैट आप लेटेस्ट न्यूज को उसमें इनकलकेट कर सको। ये भी हैबिट बनानी पड़ेगी डेली बेसिस पे। देखने में बड़ा इजी लगता है कि कोचिंग जा रहे हैं, 9 से 12 लगाएंगे, 9 से 2 लगाएंगे, उसके बाद सारा दिन टाइम है, घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे। ऐसा नहीं है, टाइम है ही नहीं आपके पास, ये मान के चलो। If you're coming here at 9 and you're getting free by 2, then at the max from 4 itself, you have to start studying on your own. Make it a habit of writing essay daily, and either daily in the sense कि एक हफ्ता लगेगा आपको उसको सारा मटेरियल कलेक्ट करने में, लिखने में, तो एक हफ्ते में एक टॉपिक खत्म हो रहा है तो अभी से तैयार कर लो, क्योंकि जब वर्कलोड बढ़ेगा ना आपका, अभी तो नए नए सब्जेक्ट्स हैं, फिर ये सोचो जो सब्जेक्ट खत्म हो गया उसे भी पढ़ना है, नए सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है जो ऑनगोइंग है, इसके साथ साथ ऐसे भी पढ़ना है, जजमेंट भी पढ़नी है, पुराने एसेज एंड जजमेंट्स को भी रिवाइज करना है। सो वर्कलोड विल बी वेरी हाई। इट्स बेटर कि अभी से आपके ऐसे और जजमेंट खत्म होते चले जाएं टॉपिक वाइज। नहीं करोगे ना बच्चे, कभी नहीं निकलेगा। इन लोगों ने इतनी तैयारी की थी जो बच्चे हैं यहाँ पे एडीए की, द पेपर वॉज एक्सट्रीम फेलियर, एक्सट्रीम फेलियर पेपर। ठीक है, इतना अजीब पेपर दिया उन्होंने एडीए का कि इसमें इनकी गलती नहीं है तैयारी की, रादर द पेपर वाज फ्रेम्ड इन सच अ मैनर कि वो कहीं से भी अच्छा पेपर नहीं। ठीक है, सो दैट इज डेस्टिनी। यू आर हियर टू डू योर बेस्ट, टू डू योर हार्ड वर्क। रेस्ट लीव अप टू डेस्टिनी। इफ यू आर destined to become a judge, you will be a judge sooner or later. क्लियर? कोई डाउट्स इसके अंदर जो आपने आंसर राइटिंग है इसमें कुछ करना है, क्योंकि धीरे धीरे फिर आपकी बच्चे मेंस आंसर राइटिंग पे भी प्रैक्टिस होगी, आपके यहाँ पे टेस्ट भी लिए जाएंगे, तो कोशिश करना सब कुछ इंटैक्ट रखना। नहीं रख पाए और एक दिन भी आपका ये रूटीन टूटा ना, तो समझो आप बहुत पीछे चले गए, 10 दिन पीछे चले जाओगे आप। डरा नहीं रही हूँ, डर तो नहीं गए? हाँ, एक कंसिस्टेंसी बता रही हूँ, एक रूटीन मैनर का प्लान बता रही हूँ, जो आप लोगों को बहुत जरूरी है, आप फॉलो नहीं करते। बना के तो आपके सबके होंगे टाइम टेबल, हमारे भी होते थे, हमने भी नहीं फॉलो किया। ठीक है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप फॉलो ना करो, उसको फॉलो करना इज मैंडेटरी। एंड समटाइम्स वी हैव आल्सो गिवन, आते हैं ना बच्चे, वो बोलते हैं हमने 18 घंटे की सिटिंग दी होगी। जरूरी नहीं है सबने दी हो, बिकॉज रिटेंशन पावर भी मैटर करती है, बट हमने भी दी है। 18-18, 20-20 घंटे की सिटिंग हम लोगों ने भी दी है। ठीक है, उसके बाद ही हम यहाँ पे clear. So you have to work very hard if you really want to crack the exam, and if you are a genuine and a serious candidate. If you are not, enjoy your life and leave it up to God. God will never give you judiciary for sure if you are not studying, but yes, he may give you something else. Something else is a very broad term that may include so many things, either in a positive manner or in a negative manner. धीरे धीरे ये जो इनेंडो करती हूँ ना मैं, ये समझ जाओगे आप कि कैसे कैसे इनेंडो करती हूँ मैं, ये तो समझ गए, ये यूज टू हो गए मेरे पैटर्न से, तुम्हें टाइम लगेगा अभी। ठीक है, अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन सीपीसी। चले, कुछ पूछना है? कोई क्वेरीज किसी की नहीं है? नहीं है अभी? मैंने डरा दिया इनको, ज्यादा डर गए क्या ये? सच में डराने वाला लेक्चर था क्या ये? है संदीप? देखो क्या रहा, इतना डर गए हो तुम लोग? डरे हो आप? दे आर लॉयर्स। लॉयर्स आर नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, है ना? दे आर फियरलेस पीपल, हैं कि नहीं? ये फियरफुल होते हैं, फियरलेस। चलो,
हाँ जी, नेहा शर्मा जी एंड खुश गुलाटी। कुछ कहना चाहेंगे आप भी? It's okay. No need. हाँ जी, It's okay, ma'am. ओके। Kush, you are afraid, seems to be afraid. You are saying it's okay, ma'am. For making you afraid of something. Something else. Sorry? Something else. Something else. Something else means Preparing for that. What you said. preparing for? Preparing for the future. What's gonna happen in अच्छा, coming time. ओके। सीपीसी पे आ जाओ। ठीक है। As you all know, it is a procedural law. किस किस को सीपीसी कभी लाइफ में इंटरेस्टिंग लगा? रख दे, वहीं रख दे, वहीं रख दे। तो चाहिए नहीं, अपनी क्लास में चाहिए, उधर रख दे। जाना है आज? ओके जी, नहीं चाहिए। हाँ जी, ये बताइए मुझे, सीपीसी जो है किस किस को बहुत डिफिकल्ट लगा या पढ़ा ही नहीं सेमेस्टर टाइम पे बिकॉज इट वाज इन दी कोरोना? बोरिंग है? कुछ आपको क्रिमिनल लॉ वैसे इंटरेस्टिंग लगता है ना, तो इसलिए वो इजी लगता है आपको, है ना? और बताइए, पढ़ा नहीं? सीपीसी का भी पढ़ा है सेमेस्टर्स में? क्या क्या पढ़ा था? रेस जुडिकाटा और क्या पढ़ा था? रेस सब्जुडिस और कुछ कुछ तो याद होगा टॉपिक वाइज। एग्जीक्यूशन पढ़ा होगा पक्का, कि छोड़ दिया था एग्जीक्यूशन की? बड़ा बड़ा है। क्या बोले? ज्यूरिसडिक्शन, यस। ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा था। कहाँ कहाँ से पढ़ा था आपने ज्यूरिसडिक्शन? टकवानी पढ़ी होगी सबने, है ना? वन सिंगल बुक फॉर सीपीसी टकवानी। उसी में से रट के पेपर दे के आए हो? कुछ याद है अभी तक सीपीसी का कि कुछ हमने पढ़ा था और बड़ा अच्छा लगा था हमें, कि हमने सोचा कंसेप्ट सीख लें? कुछ भी ऐसा, एनीथिंग थ्रू आउट द सीपीसी? नहीं? क्या होता है रेस जुडिकाटा? है? सॉरी, लॉकडाउन में था? तभी तभी, ठीक है। किस किस का लॉकडाउन में सीपीसी हुआ है? ओ, बढ़िया। ठीक है, फिर तो क्या ही पढ़ा होगा बच्चे, टकवानी से देखा होगा और लिखा होगा, नहीं? टकवानी, बस नंबर आ गए अच्छे से। कौन पढ़ाता था आपको सीपीसी सीयू में? डॉक्टर अखिलेश सीपीसी पढ़ाते थे? उसके बाद बस क्लासेस ही नहीं लगी हैं। सबके साथ ऐसा ही होता है क्या सीपीसी में? हिमाचल वालों ने तो पढ़ी होगी। हाँ, आप नहीं पढ़े? चलिए, सीपीसी के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। एक कंसेप्ट है ये आपका, है ना? अब जो तुमने कंसेप्ट्स लिए उसी की बात करते हैं आज। ज्यूरिसडिक्शन, और यहां पे हमने पढ़ा रेस सबजुडिस। ठीक है जी, तीन ही टॉपिक्स लिए, कोई और लेने हैं तो वो भी बता दो। पूछूंगी नहीं क्वेश्चंस। नो? Injunctions. और कोई टॉपिक? Injunctions. एग्जीक्यूशन। ये एक ऐसा टॉपिक है ना बच्चे, जो 1 महीना लेता है खत्म होने में। आज इसको हम 5 मिनट में खत्म करेंगे। कोशिश करना आप ऑर्डर्स ऐसे ही लिखो जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे रोमन्स में। यू आर सपोज टू राइट द ऑर्डर्स इन दिस मैनर, नॉट अदर वे राउंड। ठीक है, अब आ जाओ सीपीसी के ऊपर। सीपीसी जो है आपका एक सिविल लॉ है, जो एक प्रोसीजरल लॉ है।
जहां पे प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है कि बाय चांस अगर मेरे कोई भी सिविल सूट अराइज होगा जिसमें मुझे सूट फाइल करना है आपके अगेंस्ट, अब टर्म्स ध्यान रखना जो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, सूट की बात कर रही हूँ या सिविल केस की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब सूट डलेगा, वो सूट या तो मैं एसआरए के थ्रू डालूंगी, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, चाहे वो सूट मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से डालूं, चाहे वो सूट को स्लैश करके पिटिशन बना के मैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के हिसाब से डालूं, चाहे मैं उसको एप्लीकेशन बना के इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से डालूं, जो भी सिविल मैटर है उसके रिगार्डिंग मुझे जो भी केस डालना है वो सिविल केस कहलाता है, सिविल सूट कहलाता है, ठीक है। इसके लिए मेरे पास राइट्स होने जरूरी हैं, तभी मैं उसके अगेंस्ट, वॉयलेशन के अगेंस्ट अपना जा सकती हूँ। आपने एक टर्म सुनी होगी, लोकस स्टेंडाई, है ना, राइट टू फाइल अ केस। राइट टू फाइल अ केस किसके पास होता है? किसी के भी पास है। वॉयलेट इनका राइट हुआ है, सूट में डाल रही हूँ, हो सकता है ऐसे, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसे पब्लिक राइट्स हैं जिसमें मैं डालूं, लेकिन जनरल रूल तो इनका है ना कि इन्होंने ही सूट डालना है, इनका ही राइट वॉयलेट होना चाहिए। अगर इनका राइट वॉयलेट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या ये सूट डाल सकती हैं? नहीं। तो क्या सीपीसी लगेगा इनके ऊपर? नहीं ना। दूसरी चीज, इनका राइट जो वॉयलेट हुआ है वो किसी ना किसी लॉ के थ्रू कन्फर हुआ होना चाहिए राइट। अगर बच्चे वो राइट कन्फर ही नहीं है इनके पास, तो क्या ये कह सकते हैं मेरा राइट वॉयलेट कर दिया? सपोज अ फॉरेनर इज सिटिंग हियर, फॉरगेट अबाउट द राइट टू इक्वालिटी वाला पार्ट, फॉरेनर कहता है कि आई बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया आई हैव अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कैन ही से सो? नो, बिकॉज आर्टिकल 19 इज एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ऐसे केस में वो सिटीजन तो है नहीं इंडिया का, वो कहता है जी मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट कर दिया आपने। हाँ, इक्वालिटी कहता है तो सब पे लगता है, तो मानते हैं हम, लेकिन 19 के लिए क्या वो सूट डाल सकता है? नहीं। तो सिविल सूट के लिए जब आप केस डालोगे तो उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका राइट है भी है इन एग्जिस्टेंस या नहीं है। अगर राइट इन एग्जिस्टेंस है तो ही तो आप केस डालोगे। अब जब आप केस डालोगे तो केस कहाँ डलेगा? मेरे और इनके बीच में डिस्प्यूट हुई, वो डिस्प्यूट हुई पंजाब के किसी भी एरिया में से, इन लुधियाना, सूट चंडीगढ़ डाल रही हूँ, डाल सकती हूँ? जहां पे आपका राइट था, जहां मैंने वो राइट वॉयलेट किया, मैं सूट तो वही डालूंगी ना आपका। तो मैं कहाँ डालूंगी? लुधियाना में। ये भी जो जुरिस्डिक्शन है, ये कौन कहता है आपकी जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग? ये भी आपका, ये कहता है कोर्ट, ठीक है, सीपीसी। सब कुछ बताया गया है कि कौन से कोर्ट में डलेगा, कौन सा मैटर कब कब कहाँ कहाँ आएगा, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपकी सीपीसी में डिफाइंड है। अब मैडम, नाम बच्चे, सिमरन, सिमरन का सूट डला, मेरे और सिमरन के बीच में एक केस डला, चंडीगढ़ में ही राइट मैंने वॉयलेट किया। सपोज करो यहीं की क्लास का लेते हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल, एवरीबॉडी इज अवेयर, मैंने सिमरन को क्लास से बाहर निकाल दिया बिना किसी रीजन के, सॉरी हाँ। अब अगर ऐसा कुछ भी किया, क्या इसका राइट वॉयलेट हुआ? बिकॉज शी हैज अ राइट टू सिट इन द क्लास, हर राइट हैज बीन वायलेटेड बाय मी। अब क्या ये सूट फाइल कर सकती है? किस किस चीज के लिए? डैमेजेस लेगी कि मैम मेरे एक लेक्चर का लॉस हुआ, मुझे वापस इस क्लास में या दूसरी क्लास में बिठाया जाए, रीइंस्टेट किया जाए, सूट डलेगा। क्या ये सूट सिविल है ना, क्रिमिनल तो नहीं है, सिविल है। सिविल सूट जब ये डालेगी तो कहाँ डालेगी? मैटर कहाँ का है? चंडीगढ़ का है, तो चंडीगढ़ कोर्ट में डलेगा। कौन से कोर्ट में डलेगा? अब सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, वो कोर्ट होगा कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। लोएस्ट ग्रेड का मतलब आप लोगों के पास डलेगा जब आप सिविल जज जूनियर डिवीजन बनोगे, तो सबसे पहली हायरार्की वहां से आती है और वहां पे आपका सूट डलेगा। सूट में मैडम क्या बनाएंगी? क्योंकि ये तो प्लेंटिव कहलाएंगी, सूट ये डाल रहे हैं, मेरे अगेंस्ट डाल रहे हैं, मैं डिफेंडेंट कहलाऊंगी। ये मैडम प्लेंट बनाएंगी अपनी, ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 के हिसाब से प्लेंट बनेगी। प्लेंट में वो सारी चीजें लिखेगी सिमरन जो जो मैंने किया, कि मेरा राइट था जी यहाँ पे बैठने का, मेरा राइट मैम ने वॉयलेट कर दिया, द सूट इज फॉर द इंजंक्शन एज वेल एज द सूट इज फॉर रीइंस्टेटमेंट। कॉज ऑफ एक्शन बताएगी, कॉज ऑफ एक्शन मींस कि आज मेरा राइट था, आज इस टाइम पे मैम ने इस डेट पे निकाल दिया मुझे, मेरा राइट वॉयलेट कर दिया। फिर कि ऐसे ऐसे मैम को शुरू से प्रॉब्लम थी, सो एंड सो फोर्थ, वट एवर एलिगेशन शी वांट्स टू मेक, वो एलिगेशन लगा के नीचे वेरीफाई करेगी कि जो भी मैंने इस प्लेंट में बोला है वो सब सच बोला है, ठीक है। एफिडेविट साथ में लगाएगी। एफिडेविट मीन्स एक अंडरटेकिंग कि जी मैंने सब कुछ सही लिखा। उसके बाद ये मैडम जो है
कोर्ट में जाएंगी, फाइल करेंगी उसको, अपनी प्लेंट को ले जाके, उस पे स्टैंप लगी होगी कोर्ट की, सारी फीस वगैरह दे रखी होगी मैडम ने, और उसके बाद ये कोर्ट में चली जाएंगी। कोर्ट में जाने के बाद वहां पे कोर्ट को ये सबमिट करेंगे। कोर्ट वाला जो है इनको केस नंबर, जज का नाम बताएगा, जी अगले दिन आपको यहाँ पे है। वहां से ये मुझे सम्मन इश्यू कराएंगे कि जी सम्मन भेजो मैडम को आना पड़ेगा, मैं डिफेंडेंट हूँ। मेरे पास सम्मन भिजवाएगी सिमरन, सम्मन भिजवाने के बाद मैं रिटन स्टेटमेंट दूंगी, उसके लिए भी मुझे ऑर्डर 8 में आना है। जब हमने रिटन स्टेटमेंट दे दी, मतलब मैंने इसका रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई करने के बाद आपका जो है ट्रायल में मैटर चला जाएगा। जब हम फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज करेंगे तब हम किसके पास आएंगे, आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोग जजेस हो। अब आ जाओ यहाँ पे, ये तो एक एस्पेक्ट था जो जुरिस्डिक्शन का मैंने हल्का सा बताया आपको। हायरार्की क्या क्या होती है, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, देन योर डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रहा है। लोएस्ट इज योर्स, दैट इज सिविल जज जूनियर डिवीजन। जो सीआरपीसी में सीजेएम है वो आपके यहाँ पे सिविल लॉ में सिविल जज सीनियर डिवीजन कहलाएंगे, ठीक है। जो वहां पे एडिशनल सेशन जज हैं वो यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएंगे। जो वहां पे सेशन जज है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। हाई कोर्ट इज द सेम, सुप्रीम कोर्ट इज अगेन द सेम। हाउ मेनी सुप्रीम कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? कितने? 4? 5? 1? श्योर? कहाँ है? वेयर इज द सीट? दिल्ली? ओके। हु इज द प्रेजेंट सीजीआई? Who is the present CJI? D.Y. Chandrachud or Y.V. Chandrachud? Sure. How many judges are there in the Supreme Court? 34. It's 34. 33 plus 1. Okay, that's 34. Okay. How many lady judges are there in the Supreme Court? 3 or 4? कौन से? हाँ, नगर थाना। इंदु मल्होत्रा जी हैं? गए। Who will be the first lady CJI in India? Chief Justice of India. Yes. Somewhere in this. ठीक है, ये पीटी में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आप 3 और 4 में कंफ्यूज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कितने का बनता है? 5 or more? And less than 5 are constitution bench or normal benches? Can it be more than 5? Up to which limit? No limit has been prescribed. What was the biggest limit that has been prescribed in which case? कितने थे judges? 13. And ratio of the decision was? चलिए, coming back to this. अब आपके सिविल जजेस के पास केस जाएगा 15, 16 ये बताता है, 16, 17, 18, 19 आपको बता रहे हैं कि बेसिकली प्रॉपर्टी मूवेबल है या प्रॉपर्टी इमूवेबल है, उसके रिगार्डिंग जो केस है वो कहाँ कहाँ डलेगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां डलेगा। मूवेबल, जहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी उस टाइम पे पड़ी हुई है वहां डलेगा, बिकॉज मूवेबल जो है वो चलती है, तो जहां जहां वो चलेगी वहां पे उसकी ज्यूरिसडिक्शन आएगी। अगर 3-4 ज्यूरिसडिक्शंस में प्रॉपर्टी पड़ी है तो फिर हमें देखना है कौन से कोर्ट में हम जा सकते हैं। चाहे मैं ए कोर्ट में जाऊं, ए में भी ज्यूरिसडिक्शन है, चाहे मैं बी कोर्ट में जाऊं क्योंकि मेरे पास बी में भी ज्यूरिसडिक्शन है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपका 21, 22, 23 ये है कि आपको एप्लीकेशंस लगानी है, ट्रांसफर कराना है एक मैटर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पे। अब सपोज करो तुम दोनों जो कोर्ट्स हो, कोर्ट 1 एंड कोर्ट 2, ये सिविल जजेस ही हैं कोर्ट्स, सिविल जज 1, सिविल जज 2। मेरा मैटर जो है वो सिविल जज 1 पे लगा हुआ है, मेरे को यहाँ से मैटर को ट्रांसफर करा के यहाँ डालना है। ये दोनों सिविल जजेस जो हैं वो सबॉर्डिनेट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सपोज चंडीगढ़ के सिविल जजेस बहुत होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज एक है। अब चंडीगढ़ के एक सिविल जज से चंडीगढ़ के दूसरे सिविल जज पे मैंने मैटर ट्रांसफर कराना है, तो मेरी एप्लीकेशन डीजे को लगेगी, डिस्ट्रिक्ट जज को। अगर मुझे चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट जज के पास से मैटर जो है वो पंचकुला के डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफर कराना है, तो मेरा हायर कोर्ट कौन सा होगा? हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट को लगेगी। अगर मुझे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से आपके दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर ट्रांसफर कराना है तो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट को लगेगी। ठीक है, दीज आर द ट्रांसफर एप्लीकेशंस दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी विल बी डूइंग सीपीसी। अब आ जाओ आपका ये दो ऊपर वाले मैटर्स। सिमरन ने मेरे अगेंस्ट सूट डाला था, सूट डिसाइड हो गया ऑन मैरिट्स। आप लोग जजेस हैं सब लोग, आप लोगों ने मैरिट्स पे डिसाइड किया मेरा मैटर। मैरिट्स का मतलब ध्यान से हम दोनों को सुना, एविडेंसेस को बहुत अच्छे से लिया, वो एविडेंसेस जो एक्चुअली में लेने लायक थे, 165 इंडियन एविडेंस एक्ट वाले नहीं, जिसमें इररेलेवेंट सवाल भी पूछे और उस पर भी जजमेंट बेस कर दी। इररेलेवेंट सवालों पे आप जजमेंट बेस नहीं कर सकते, सिर्फ रेलेवेंट पूछ के उस पर बेस कर सकते। सवाल जो मर्जी पूछो उससे दिक्कत नहीं है, कोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सवाल जिस पे भी पूछे गए हैं जजमेंट बेस होगी सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चंस पे। अब आप लोगों ने रेलेवेंट क्वेश्चंस पे अच्छे से मैटर को डिसाइड करके ऑन मैरिट्स डिसीजन दे दिया। अगर मैं अग्रीव्ड हूं, मैं खुश नहीं हूं उस डिसीजन से, तो मेरे पास राइट है अपील का, मैं अपील में जा सकती हूँ। इंस्टेड ऑफ अपील मैंने क्या किया, मैंने सिविल जज या तो सेम कोर्ट में या दूसरे कोर्ट में, सेम इक्वल कैडर के कोर्ट में, मैंने दोबारा से सूट डाल दिया। ठीक है, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम पार्टीज, सब कुछ सेम। अब जो जजेस है ना बच्चे को तो है ओवरबर्डन्ड, उन्हें कुछ नहीं पता कि हमारे पास कौन सा मैटर आ रहा है, सेम पार्टीज का है, सेम डिसाइड हुआ था नहीं हुआ था। कोर्ट की कोई ड्यूटी नहीं है बार लगाने की, ये ड्यूटी है आपके ऑपोजिट पार्टी को रेज करने की। वो रेज करेगी तो आप जो है उसका सुनवाई करोगे, उसको सुनने के बाद आप उस पर बार लगा सकते। अब पहले केस में प्लेंटिफ कौन था, सिमरन। दूसरे केस में प्लेंटिफ कौन है, मैं, क्योंकि मैंने डाला है। अब मैंने इसको सम्मन्स भिजवाए, ये रिटन स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज क्या लिखेगी कि ऑलरेडी ये मैटर हमारे बीच में डिसाइड हो चुका है, मैं इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी पिछली जजमेंट की अटैच कर रही हूँ। कोर्ट के पास चली गई। अब सबसे पहले कोर्ट वहीं पे रुक जाएगा और कहेगा कि जी पहले हम इस चीज को डिसाइड करेंगे कि क्या पिछले कोर्ट ने ऑन मैरिट्स मैटर डिसाइड किया है। अगर इस चीज पे इसने प्रूव कर दिया कि इट वाज ऑन मैरिट्स विदाउट एनी फेलियर ऑफ जस्टिस, ऑटोमेटिकली इट विल बी अ बार टू माय सब्सिक्वेंट सूट। सब्सिक्वेंट सूट मींस जो मैंने सेकंड सूट डाला था उस पे बार लग जाएगा। बार इज दैट वो अब डिसाइड नहीं होगा। रेमेडी कौन सी अवेलेबल है अभी भी मेरे पास, अपील, लेकिन मैं सब्सिक्वेंट सूट नहीं डाल सकती। ये है आपका रेस जुडिकाटा। ये तो डायरेक्ट रेस जुडिकाटा बताया, कंस्ट्रक्टिव अभी नहीं बताऊंगी, डिटेल की बात है। ठीक है, जनरली वी टेक अराउंड 1 मंथ टू कंप्लीट सेक्शन 11 इटसेल्फ। ठीक, अब आ जाओ आगे, रेस सब्जुडिस क्या होता है। इसका और मेरा मैटर चल रहा था, बार नहीं है किसी भी चीज का, ये ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशन पे कोई बार नहीं है, ट्राइबिलिटी पे बार है। मतलब मैं जितना चाहूं सूट इंस्टीट्यूट कर सकती हूँ लेकिन ट्रायल नहीं होगा उसका, इंस्टीट्यूशन पे कोर्ट बार नहीं करता। इसने सूट मेरे अगेंस्ट डाला, मैंने इसके अगेंस्ट सूट डाल दिया सेम मैटर पे। ठीक है, दोनों सूट हैं, दोनों सूट जो हैं वो अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं। ये मैडम जाएंगी ऑब्जेक्शन लेंगी कि जी ये मैटर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, देखो मैडम ने भी डाल दिया इसको, इस कोर्ट के पास डाल दिया। जो सब्सिक्वेंट सूट है, ये रूल है इसका सब्जुडिस का, जो भी सेकंड सूट है उस पर स्टे लगता है। स्टे का मतलब प्रोसीडिंग्स को वहीं पे स्टे लगा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। प्रोसीडिंग बंद होने का क्या मतलब है, स्टे लग गया मेरे वाले मैटर पे, इसका मैटर चलता चला गया, चलने के बाद वो मैटर हो गया मैरिट्स पे डिसाइड, तो क्या मैं दोबारा से उस स्टे को हटवा सकती हूँ? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अब उस पर रेस जुडिकाटा लग जाएगा, क्योंकि मैटर हैज ऑलरेडी बीन हर्ड एंड नाउ फाइनली सेटल्ड। इज दिस क्लियर? समझ में आया? We do not go by these processes. We generally go by the broad stages of CPC that I haven't discussed today, but we'll be discussing it later on. ठीक है, तो broad stages के हिसाब से हम CPC पढ़ते हैं, उन broad stages में आपका पूरा CPC आ जाता है, पूरा का पूरा CPC। अब आप लोगों ने एग्जीक्यूशन बोला था, तो एग्जीक्यूशन पे सुनो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जीक्यूशन के अंदर 4-5 चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि जब मेरे और सिमरन के बीच में डिक्री आ चुकी थी, डिक्री आने के बाद मुझे उसको एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट कराता कौन है, जजमेंट डेटर या जजमेंट क्रेडिटर और डिक्री होल्डर? इट इज ऑलवेज द डिक्री होल्डर और द जजमेंट क्रेडिटर जो एग्जीक्यूशन में जाता है। ठीक है, वो हमेशा एग्जीक्यूट कराएगा अपनी डिक्री। एग्जीक्यूट कराने के बाद जब हमने एग्जीक्यूशन में जाना है, सेम कोर्ट जिसने डिसीजन पास किया था वही मेरा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भी होता है।
विच मीन्स चंडीगढ़ में हमारा डिस्प्यूट हुआ, जिस कोर्ट ने हमारा डिसीजन दिया वही कोर्ट मैटर को डिसाइड करके आगे फर्दर मेरी डिग्री को एग्जीक्यूट कराएगा, क्योंकि ये मेरे फेवर में डिग्री आई थी सपोजिंगली। अब ये मैडम यहाँ पे रहती नहीं है, सपोज करो मैडम रहते हैं बाहर कहीं पे, और मुझे उसकी अगेंस्ट ही एग्जीक्यूशन चाहिए क्योंकि पर्सनल एग्जीक्यूशन होगी, तब मैं क्या करूंगी, मैं ट्रांसफर एप्लीकेशन डालूंगी कि मैडम यहाँ नहीं रहती हैं, तो चंडीगढ़ की जगह जहां पे ये रहती हैं, सपोज शी लिव्स इन हिमाचल, तो मैं हिमाचल कोर्ट के लिए एप्लीकेशन लगाऊंगी कि इस एरिया में ये रहते हैं, ये जो मैटर है वो वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर वो मैटर जो है हिमाचल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। हिमाचल कोर्ट ऐसे ही एग्जीक्यूट करेगा एज इफ मींस लीगल फिक्शन। जहां पे भी वर्ड वेयर एक्ट्स में एज इफ यूज होगा उसको हम बोलते हैं लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन मींस लॉ सपोज करके चलता है सब कुछ, और ये मान के चलता है कि ये है नहीं है इन रियलिटी, बट इसको हम मान के चलेंगे ये है। सपोज आज मैं मान के चल रही हूँ, लीगल फिक्शन लगा के चल रही हूँ कि तुम्हें ये समझ में आ रहा है, चाहे तुम्हारे ऊपर से जा रहा हो उससे कोई फर्क नहीं, बट तुम्हें समझ में आ रहा है, दिस इज माई प्रिजम्पशन। सो इट इज वन वे और द अदर वे इज अ काइंड ऑफ अ प्रिजम्पशन दैट वी से इज अ लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन, फिक्शन इज व्हाट, विच इज नॉट रियलिटी, विच इज अ मिथ, हम उसको सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है। सो सपोजिशन इज व्हाट वी आर सेइंग। तो हमने क्या किया कि जो हिमाचल कोर्ट है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, और क्या मान के चलेगा कि इसी ने डिक्री भी पास की थी, बट क्या इन रियलिटी हिमाचल कोर्ट ने डिक्री पास की थी? किसने की थी? चंडीगढ़ कोर्ट ने। लेकिन हमने माना क्या कि वो ऐसे ही एग्जीक्यूट करेगा जैसे हिमाचल कोर्ट ने डिक्री पास कर रखी है, तो हमने उसको एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूशन के दौरान बहुत सारी और चीजें देखी जा सकती है। शी बीइंग अ वुमन शी कैन नॉट बी अरेस्टेड, बट सपोज अगर कोई मैन है, कैन ही बी अरेस्टेड, कैन हिज प्रॉपर्टी बी अटैच्ड, अगर वो पैसे नहीं दे रहा? ऑफ कोर्स। सबसे पहला अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल दोनों की अटैचमेंट कर सकते हो। अटैचमेंट के लिए जो है आपका कितने दिन के लिए ऑर्डर रहेगा वो भी आपने चेक करना है, प्लस अटैचमेंट है इतने टाइम के लिए वो रहेगी, अटैचमेंट का 1 साल अगर हो गया और उसके बाद भी आपने पैसे नहीं दिए या डिसीजन प्रॉपर नहीं आया तो अटैचमेंट जो है वो इनवैलिड हो जाए, 1 साल के बाद वैलिड नहीं रहती, दोबारा से अटैचमेंट ऑर्डर पास करना पड़ता, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि सपोज करो सिमरन ने भी आगे पैसे जो है उनसे लेने थे, मैंने सिमरन से पैसे लेने थे, मुझे पता चल गया कि उससे पैसे सिमरन ने लेने हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को एक एप्लीकेशन लगा दी कि सिमरन को वो पैसे ना दे, रादर जो सिमरन का डेटर है वो मुझे ही पैसे दे दे, ताकि मैं मेरी जो अमाउंट है वो रिलीज हो जाए। ही विल बी कॉल्ड द गार्निशी इन आवर एग्जाम्पल बिकॉज ही इज जजमेंट डेटर्स डेटर। तो जजमेंट डेटर के डेटर को गार्निशी बोला जाता है, विच मीन्स मैं डायरेक्ट डेट जो है यहाँ ले लूंगी, पहले मैं सिमरन को नहीं देने दूंगी ताकि वो मुझे पैसे दे या ना दे, डिफ्रॉड कर सकती है। फिर इसके साथ साथ अगर इसने रेजिस्टेंस कॉज की, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज की कि ये तो एग्जीक्यूशन ही नहीं होने देगी मेरी, तो मैं क्या करूंगी, उसी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाऊंगी कि मैडम मुझे रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हैं, या तो सिविल प्रिजन दैट बिकॉज शी इज अ वुमन शी कैन नॉट बी डिटेन्ड। हाउएवर अगर कोई और होता तो सिविल प्रिजन 30 days के लिए, या अगेन द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सेलिंग ऑफ दैट सेम प्रॉपर्टी। आया ये समझ में? कुछ कुछ ब्रीफ चीजें हैं जो मैंने एग्जीक्यूशन में आपको पढ़ाई, ठीक है। एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, वो टाइम लेता है। सीपीसी का, हाँ जी बच्चे, सीपीसी ऑर्डर 21 रूल 46A, ठीक है। बहुत जितने भी रूल्स हैं सब सीपीसी में मिलेंगे आपको, कोई रूल्स ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे हैं बाय ऑर्डिनरी प्रूडेंस है बच्चे, कुछ ऐसे हैं जो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ठीक है, ये एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। हाँ जी, रेस्ट सब्जेक्ट्स का, हाँ जी बिल्कुल। इनके और मेरे बीच में सूट था, एक सूट चल रहा है आपकी कोर्ट में, दूसरा सूट जो है वो आप ही की कोर्ट में मैंने डाल दिया, तो अब ये मैडम जाएंगी ऑब्जेक्शन लेंगी कि सेम मैटर जो है मैडम आपके कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, तो सब्सिक्वेंट सूट पे स्टे लगा दिया, तो हमारा सेकंड सूट पे स्टे लग जाए, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद आपका सीपीसी के एक दो और टॉपिक्स, और कौन से कराने बताओ टॉपिक वाइज। ओल्ड स्टूडेंट्स, प्लेंट, प्लेंट जो है इट इज एक्चुअली द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिव टू ड्राफ्ट द प्लेंट विद द हेल्प ऑफ अ लॉयर। ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 रूल जो ऑर्डर्स हैं उसके जितने भी रूल्स हैं वो प्लेंट की बात करते हैं। प्लेंट के अंदर सब कुछ स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा आपको, ए टू जी,
जो भी चीजें आपकी हैं वो आप 1 2 3 4 करके लिखो। हमेशा पैराग्राफ फॉर्म होता है बच्चे, नंबरिंग होती है उस पे 1 2 3 4 करके। सबसे पहले आप उसको ड्राफ्ट कैसे करते हो, इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो, श्रीमती सो एंड सो, जहां जहां का एरिया वो लिख के, नीचे प्लेंटिफ रेजिडेंट सन ऑफ एंड सो डॉट्स डाल के, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट सेम एज रेजिडेंट एंड सन एंड डॉटर ऑफ। फिर आपका आएगा हेडिंग सूट किस चीज का। Suit either is for permanent injunction, suit is for the declaration of the decree, suit may be for recovery of the possession of the property, anything. Suit डलेगा, उसके बाद आपका आ जाता है paragraphs. That I am the plaintiff on so and so date we have entered into a contract, para number 2, that on so and so date there has been a breach made by the opposite party and he had the intention since the beginning that he never wants to perform the contract. लिखा, लिखने के बाद आप और चीज लिखोगे, दैट yesterday the contract has, the breach has been done and today I am filing a case before this honorable court so that my redressal should be given. ये सारा का सारा आप A to Z लिख के कॉज ऑफ एक्शन स्टेट करके नीचे आप बताओगे कि क्यों किया, क्योंकि इसने डिले टैक्टिक्स अपनाए किए, इसने और बहुत कुछ किया, ये सारे A to Z पैराग्राफ्स लिखोगे। एंड में लास्ट के 2 पैराग्राफ्स किस चीज के होंगे, दैट दिस कोर्ट हैज द jurisdiction to try my suit and that this suit is not barred by limitation. देन नीचे सिग्नेचर्स, सिग्नेचर्स करने के बाद ऑर्डर 6 रूल 15 की वेरिफिकेशन, सेम प्रेयर आ जाती है। प्रेयर में लिखते हो, इट इज देयर फॉर प्रेड दैट दिस रिलीफ इज टू बी ग्रांटेड बाय दिस ऑनरेबल और द लर्नड कोर्ट। इसके बाद 2002 में एक अमेंडमेंट आई थी, आई तो 1999 में थी लेकिन विद इफेक्ट 2002 है। ठीक, उस अमेंडमेंट के बाद इन्होंने बोला कि आपकी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के साथ एफिडेविट देना मैंडेटरी है। जो एफिडेविट नहीं देगा हम उसकी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को वैलिड नहीं मानेंगे। अब एफिडेविट और फिर वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग में फर्क क्या रह गया? वेरिफिकेशन में तो बच्चे आपने कभी वर्ड सुने होंगे, इट इज करेक्ट टू माई नॉलेज एंड इट इज बिलीव्ड टू बी करेक्ट। एक आपको लग रहा है कि ये, मुझे लग रहा है कि ये सही है, एक आपको पता है कि जो मैंने बोला है सही है। अब ये आपको कैसे पता कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, ये तो वकील का काम है ना। इसमें आप लिखोगे इट इज करेक्ट एज टू द, इट इज बिलीव्ड टू बी करेक्ट और आई बिलीव इट टू बी करेक्ट। एंड ऊपर जो आपने बोला कि इसने ऐसे ऐसे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और इसने ब्रीच किया, उसमें क्या लिखोगे, इट इज करेक्ट टू माई नॉलेज। ये तो है नॉर्मल वेरिफिकेशन कि अगर झूठ भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टीज क्या करेंगी, झूठ है कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, आपने भी तो झूठ बोला। लेकिन 2002 के बाद इस चीज के ऊपर इन्होंने एक डेटरेंस इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की और ये बोल दिया कि अगर किसी ने भी अपनी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में कुछ भी झूठ बोला है तो हम उसको जो है 193 आईपीसी में लाइबल करेंगे फॉर गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। रीजन बिहाइंड दैट इज, एफिडेविट कभी भी एविडेंस नहीं होता बच्चे, ना ही एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स पे लगता है, उसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं। लेकिन एफिडेविट सिर्फ एक डेटरेंस इफेक्ट आप लोगों के ऊपर क्रिएट करने के लिए, एक डर बनाने के लिए कि भाई अगर तुमने कुछ भी झूठ बोला ना अपने प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में तो तुम्हें कोर्ट 193 आईपीसी में पनिश कर सकती है अगर तुम झूठे पाए गए। कंपनसेशन तो लेगी कोर्ट, लेकिन साथ में पनिशमेंट भी दे सकती है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए अब वो कहते हैं कि एफिडेविट साथ में टेंडर करो। एफिडेविट का दूसरा मीनिंग होता है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में जो एफिडेविट होता है वो होता है डेपोनेंट। डेपोनेंट इज द टर्म जो एफिडेविट टेंडर कर रहा है, दे रहा है। वहां पे नीचे लिखेंगे कि दैट द डेपोनेंट डिपोजेस दैट वॉट एवर ही हैज और शी हैज स्टेटेड इन द प्लेंट और द रिटन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड ट्रू टू देयर नॉलेज, नथिंग हाइप्ड हैड बीन मेड इन दिस मैटर, एंड देन साइन अंडरटेकिंग, डेपोनेंट के साइन, नीचे डेट होगी। आप उसका पर्पस क्या है, छोटा सा पैराग्राफ होता है, ऊपर एफिडेविट लिखा होगा, नीचे डेपोनेंट लिखा होगा। द बेसिक पर्पस इज कि अगर बाद में प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में एक दूसरी पार्टी ने प्रूव कर दिया कि इसने झूठ बोला था तो तुम कंपनसेशन भी दोगे प्लस 193 आईपीसी का क्रिमिनल केस भी चलेगा आपके ऊपर। आया समझ में? सो सिविल एंड क्रिमिनल बोथ कैन गो टुगेदर। ऐसा कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले बता दूं कि सिविल केस है तो क्रिमिनल नहीं चल सकता और क्रिमिनल है तो सिविल नहीं चल सकता, दोनों अलग अलग चल। सिर्फ ये राइडर्स वहां लगते हैं बच्चे जहां पे इनॉगलस सिमिलर प्रोविजंस हैं सारी जगहों पे। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी, राइट, 18 हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, इन केसेस के अंदर अगर 125 डाला है डीवी एक्ट में डाला है या आपका 18 हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में डाला है, डलने को तीनों जगह सूट डलेंगे, पटिशन डलेंगे, लेकिन मेंटेनेंस एक जगह मिलेगी, सारी जगहों पे मेंटेनेंस नहीं मिलती। वहां पे एक राइडर हो सकता है बट ऐसे केसेस में राइडर नहीं। क्लियर हुआ ये भी? एनीथिंग एल्स? रेप्लिकेशन
रेप्लीकेशन रीजॉइंडर आर बेसिकली सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग का मतलब दो जनरल रूल हैं प्लीडिंग्स के, जो पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको। वो कहते हैं व्हाट आर प्लीडिंग्स? प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट आर प्लीडिंग्स ओनली। क्या रेप्लीकेशन रीजॉइंडर भी प्लीडिंग है? वो कहते हैं एज पर ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स नहीं है वो, लेकिन सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स है। आपसे पीटी में पूछा क्या जाएगा, प्लीडिंग्स क्या है? प्लीडिंग्स आर ओनली एंड ओनली योर plaint and the written statement. Plaint is of the plaintiff and written statement is of the defendant. Then what are subsequent pleadings? सपोज करो मैंने रिटन स्टेटमेंट डाली सिमरन के अगेंस्ट, उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिए मैंने। वो एडिशनल पॉइंट्स क्या थे? दैट दिस कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिसडिक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके साथ साथ मैंने ये भी डाला दैट द सिमरन इज लाइंग ऑन सो पार्ट्स। जहां पे तो बच्चे मैंने एडिशनल पॉइंट डाले जुरिसडिक्शन के, लिमिटेशन के, उनको तो मैं बोलती हूँ प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, विच मीन्स कोर्ट सबसे पहले इस पे सुनवाई करेगा दूसरा मैटर सुनने की वजह। एक मैं कहूंगी एडिशनल स्टेटमेंट इन द फॉर्म, जहां पे मैंने कुछ ऐसी चीज ली कि जी वाकई में सिमरन और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था, लेकिन उसमें मैंने हाफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया था, इसने ये चीज मेंशन नहीं की। गेटिंग माई पॉइंट? कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच की एलिगेशन है मेरे ऊपर कि द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड बाय मैम। I am saying in my written statement as an additional point that no, I have performed partly the contract. ठीक है, I have the proof of it. मैंने वो additional statement लिखी। अब ये चाहेगी additional statement में कि मैं इसका रिप्लाई करूं, क्योंकि इस पे रिप्लाई करना बनता है। उसको बोलते हैं replication. Replication is the reply of the additional statement in the written statement by the defendant, and replication is to be filed by the plaintiff. ठीक, अब इसको हमने राइट अगर अलाउ कर दिया, अब इसकी रिप्लाई पे मैं रिप्लाई करूंगी कि जी इसने रिप्लाई किया, मैं भी करूंगी, मैं रिजॉइंडर करूंगी उसका। रिजॉइंडर इज द रिप्लाई ऑफ द रेप्लीकेशन। फिर ऐसे ही खेल नहीं चलता रहेगा, रिप्लाई रिप्लाई खेलते रहेंगे हम तो। वन रिप्लाई इज रेप्लीकेशन बाय हर, अनदर रिप्लाई इज रिजॉइंडर बाय मी, तो यही चलता रहेगा। कोर्ट के पास ये प्रेरोगेटिव है, डिस्क्रिशन है कि कोर्ट कहते हैं ना सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स अलाउ नहीं करेंगे। जो भी ये मैटर है आप इसको जो है कोर्ट में लेके आना एविडेंस पे। अभी के लिए मैं डिनाई कर रही हूँ, ना रेप्लीकेशन अलाउड है ना रिजॉइंडर अलाउड। दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट, इट इज नॉट द रूल, रादर इट इज द डिस्क्रिशन। ये ध्यान रखें। हाउएवर प्रैक्टिकली लोग कहते हैं हम तो जी रेप्लीकेशन डालेंगे इसके अंदर। A majority of the cases has this delay tactics in the form of filing the replication. ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, बट प्रैक्टिकली रेप्लीकेशन डलती है, थियोरेटिकली नहीं डलनी चाहिए। इस पे हम बहुत लैंडमार्क थियोरीज डिस्कस करेंगे, थियोरी ऑफ assumed traverse and theory of avoidance and confession. That we'll do it whenever we'll do the replication. समझ में आया रेप्लीकेशन क्या होती है? रिप्लाई किसकी होती है रेप्लीकेशन? प्लेंटिफ की। किसके रिगार्डिंग होती है? रिटन स्टेटमेंट में जो एडिशनल फैक्ट्स लिए। और रेप्लीकेशन की रिप्लाई को क्या कहते हैं? रीजॉइंडर। ठीक है, क्या ये रूल है? डिस्क्रिशन। क्या प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट रूल है? यस। ठीक है, आया यहां तक समझ में? एनीथिंग एल्स? सेट ऑफ इज वेरी टेक्निकल, very technical. Set of or counterclaim are such that are technical and they may not understand it because we have to link it with equitable set off also. सुना है सेट ऑफ क्या होता है कभी? है? ये तो बताएंगे भी। हाँ जी अंजू जी, व्हाट इज सेट ऑफ? जैसे आपने मेरे पूछा कि आपने मेरे से 10,000 रुपये लिए, तो मैं अपनी रिटन स्टेटमेंट में सेटअप डालूंगी कि मैडम ने जो मेरे कितने 5,000 रुपये मैं उसको क्लेम करूँ असर्टेन सम ऑफ मनी। यस, तो उसमें जो मतलब होएगा जैसे 5,000 तो मैं आपको दे दूँगी, उसमें से जो 5,000 मेरे एडजस्ट करा ले। दैट इज एक्चुअली अ सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब दोनों ने एक दूसरे से पैसे लेने हैं, लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए, बार्ड नहीं होनी चाहिए, अ सर्टेन सम ऑफ मनी होनी चाहिए और सिर्फ मनी के ऊपर लगना। ठीक है, काउंटर क्लेम? काउंटर क्लेम कोई भी हो सकता है, जैसे आप आरसीआर की डिग्री डालते हो, आरसीआर की डिग्री हस्बैंड ने डाली, वाइफ ने डाली। डायमेट्रिकली ऑपोजिट रिलीफ लेने के लिए ऑफेंसिव क्लेम बोलते हैं इसको हम, कि हस्बैंड कहता है जी मुझे रिस्टोर करना है मैरिटल ऑब्लिगेशंस को, मैं आरसीआर डालता हूँ। वाइफ कहती है ना ये तो बहुत क्रूअल था, मैं तो डिवोर्स चाहती हूँ इससे। एक प्रिजर्वेशन की बात करें, एक डिस्ट्रक्शन की बात करें, डायमेट्रिकली ऑपोजिट रिलीफ्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज काउंटर क्लेम। एनीथिंग एल्स?
एनीवन हियर हु इज फॉर डेमो? आप डेमो के लिए हो? समझ में आया आपको? आप भी डेमो के लिए हो? सब लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हाँ, आज से आपका ऑफिशियली बैच शुरू हो रहा है। टुडे इज 8 अगस्त। अभी आप आराम से अपनी क्लासेस एंजॉय करो, ठीक है, टीचर्स के हिसाब से, एंड देन लेटर ऑन ग्रेजुअली वील कम एंड वील मीट यू। कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज, एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, रिलेटेड टू एनीथिंग। Three judges. Yes. हाँ जी, कोई क्वेरीज नहीं है नए बच्चों की? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पूछना। कुछ समझ में आया जो मैंने पढ़ाया? जो मैंने ऊपर ऊपर से गाइडलाइंस दी आपको कि कैसे कैसे आपने तैयारी करनी है, वो समझ में आया? पढ़ोगे वैसे? कि कोई और ऑप्शन है अपने पास? है? नो? आज से क्या करोगे जाके आफ्टर द क्लासेस? कब क्लास ओवर कब हो रही है आप लोगों की? 2 बजे ना? ठीक है। सो 9 till 2 यू हैव ऑप्टेड फॉर, इट्स अ मॉर्निंग बैच ऑफिशियल। हाँ जी, बताइए। सो जाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर लोकलाइट्स? लोकल कोई? आप लोग लोकल ही हैं? चंडीगढ़ से ही हैं? जीरकपुर? खरड़? आप तो पहले भी नहीं आए हो। आज फर्स्ट डे है। बाकी सब पीजीज स्टेइंग इन 37, 36? मोहाली? 15? आई हर्ड 58। क्या क्या देखा चंडीगढ़ में? कितने दिन हुए हैं यहाँ पे आए हो? 3 दिन? क्या क्या घूमे? सुखना लेक? और कुछ है घूमने का यहाँ पे? पीपल आर मोर इंक्लाइन इनटू क्लबिंग एंड ऑल, है ना? किस किसने देखी क्लबिंग? नाइट लाइफ किसने देखी अभी 3-4 दिनों में? पहले देखी हुई है। हाँ जी, यूएलएस वाले बच्चे बोल नहीं रहे कुछ, हैं? क्या बात? देखा ही नहीं कि देख के खत्म हो लिया है? लास्ट ईयर ना? हो ही नहीं सकता ऐसा कि जो चंडीगढ़ में आया हॉस्टल में रह रहा और वो चंडीगढ़ ना एक्सप्लोर करे। नॉट पॉसिबल। बस फिर वही बात होगी, मोटी मोटी देख ली ना जगह। सीयू वालों ने क्या देखा? सीयू देख लिया, बस वही बहुत है। कैसी है सीयू? ठीक है? ठीक है, तुम भी सीयू से हो? अभी इसी साल पास आउट हो? 5th ईयर है अभी? बढ़िया। देखो, मैं पीयू सीयू इसलिए पूछ रही हूँ, ऐसे मत बोलना कि डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है। नो, it's just like I am a PU student. That is why I have taught only for few months in CU and I know the reality of CU. तो इसलिए मैं CU से इन इंडो की तरह पूछ रही हूँ, सरकाजम में। ठीक है, PU से अपना वो भाईचारा है तो इसलिए पूछ रही हूँ। तो इसीलिए पूछ रही थी CU कैसा है। तुमने तो नहीं देखा होगा मुझे कभी। 17 LLM, only LLM, no law classes. That may be for few months. पता चल गया था, रियलिटी पता चल गई। You get mesmerized by the name Chandigarh University, must be in Chandigarh, है ना? The moment I got an offer of that job, so I thought Chandigarh में ही होगी, and we kept on searching, and then we got to know अच्छा वो तो कड़ुआ है, and we were like ये क्या है? फिर थोड़ा अजीब था, ठीक है, that's fine. लॉ कर ली वो बहुत बड़ी बात है आपने, ठीक है, एक डिग्री मिल गई आपको, that's what you require. लाइसेंस किस किसने ले लिया? बाकी अप्लाई कर दिए थे बार काउंसिल? कर दो जल्दी, लेट मत करो किसी भी चीज़ को। ये भी आपका मैटर करेगा सीनियरिटी आपकी जुडिशरी में। एक एक दिन की सीनियरिटी विल मैटर, ठीक है?
और उनकी सिलेक्शन हो गई और तुम्हारी इक्वल फुटिंग पे रही तो वो ले जाएंगे सीट, आप रह जाएंगे। सीनियरिटी मैटर्स। तो द मोमेंट आप लोग लॉ करके निकलते हो, साथ के साथ प्रोविजनल अप्लाई करो और यहाँ पे आ जाओ बार काउंसिल में 37। बस, कोई क्वेरीज नहीं है, नो क्वेश्चंस एट ऑल। डिड यू लाइक द सेशन? बच्चे मान के चलो 1.5 साल तो है, क्योंकि 6 महीने सीपीसी 6 महीने सीआरपीसी लेता है अगर मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। अदरवाइज 5 महीने तो फिर भी लेते हैं सारे टीचर्स। हाँ 5 महीने तो लगते हैं, 5-6 महीने मान के चलो, ये 2 मेजर सब्जेक्ट्स को लगते हैं, बाकी 3-3, 4-4 महीने के सब्जेक्ट्स हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 8-10 लेक्चर में भी होते हैं, लाइक वाइज रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 1.5 साल से 2 साल अपने माइंड को प्रिपेयर करके रहना कि रहना ही यही है, और इसी 2 साल के अंदर एग्जाम क्रैक कर जाओ। दोज हु हैव डन देयर लॉ, इनके पास बहुत अच्छा टाइम है, 3 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी नोटिफिकेशंस आ रही, तो उस 3 महीने में जितनी मेहनत कर सकते हो ना उतनी कर लो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल लो। जिनके पास अभी टाइम है वो आराम आराम से करते चले जाओ, कोई टेंशन नहीं। तो जिनके पास टाइम नहीं है, एक्चुअली में टाइम नहीं है, 3 महीने में एटलीस्ट इतना कर लो कि आपको ये समझ में आ जाए कि आप मॉक देने के लिए तैयार हो। आई वुड नॉट से कि निकल जाएगा, निकल जाए तो नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर नहीं भी निकल रहा है तो आप ये देखो कि एक एग्जाम में फियर फैक्टर क्या होता है, आप एग्जाम में जाके देख रहे हो, प्लस आप अटेम्प्ट करके देखो कि जितने सब्जेक्ट्स हमारे हुए थे उसमें से मेरे क्या 10 क्वेश्चंस अगर आईपीसी में से आ रहे और आईपीसी हो गया आपका, तो क्या मेरे 9 ठीक हैं, विच मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपके 7 ठीक हैं या 5 ठीक हैं तो आप मानो आप तो ट्रैक ही गलत है, आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा चीज। So if it is more than 50%, you may lag in your hard work. If it is more than 85%, that means you are on the right track. If it is less than 50, you are always on a wrong track. ठीक है, अपने आप को जज करना शुरू कर दो इस बेसिस पे। पेपर सारे देने हैं, इवन फॉर गर्ल्स आई वुड रिकमेंड टू फिल अप द फॉर्म्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, वट एवर स्टेट इज कमिंग। एटलीस्ट बॉयज के लिए तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, विच आई बिलीव पर्सनली। गर्ल्स के लिए थोड़ी बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस होंगी, बट बॉयज के लिए नहीं होंगी। और झारखंड का पेपर भी देना है, छत्तीसगढ़ का भी देना है, पेपर ईजी होता है। जज तो जज है, कहीं का बन जाओ एक बार, फिर अपनी स्टेट ले लेना जो चाहिए हो, चाहे हरियाणा लो, पंजाब लो, हिमाचल लो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। बट एटलीस्ट बिकम अ जज, क्योंकि एक बार अगर आपने अपने आप को कंसाइज कर लिया कि मुझे तो एक ही स्टेट में जाना है और वो नहीं मिली, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा आइसोलेशन और कहीं ना कहीं पर टर्मोइल हो सकता है, ठीक है। यू मे लीड इनटू और गो इनटू डिप्रेशन और सो मेनी अदर सॉर्ट्स ऑफ सिम्टम्स बिकॉज यू आर अ लॉ स्टूडेंट। सो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। ग्रेजुअली यू विल डेवलप सर्वाइकल, दैट्स अ पार्ट ऑफ लॉ स्टूडेंट थिंग। Gradually you will develop some kind of symptoms of irritation, frustration, that is anxiety, yes, very common for the lawyers, so that's there, don't worry, हम सबको है, सब उसको फेस कर रहे हैं, सब उसको लड़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो इसको यहाँ से निकाल के अपना यहाँ से निकाल दिया करना। यू हैव 2 years, जैसे कान से सुनते हैं, दिमाग में भी ये देखो कि यू हैव 2 things, यहाँ से देखो, अगर रिटेन कर सकते हो तो रिटेन करो, नहीं रिटेन कर सकते तो थ्रो इट आउट। You are not supposed to retain bad things in your mind, ठीक है। चलो, all the best। अब आपके लेक्चर शुरू होंगे। It was just in basic overview that I wanted to give it today. Later on we'll start with some other subjects, ठीक है। अभी आपके दूसरे टीचर सब्जेक्ट शुरू कराएंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट सेंडिंग द सेशन नाउ। Hello. 10:40 पे आपकी अब Hello. कौन सी क्लास है? आईपीसी है, गरेवाल सर की होगी, नीचे रहेगी वो।